आकांक्षा पारेकाशु का कहानी संग्रह पिघली हुई लड़की से तुम्हारे जवाब के इंतज़ार में कहानी का पाठ करने जा रहे हैं। तुम्हारे जवाब के इंतज़ार में। सब कविताएं लिखने लगेंगे तो फिर पढ़ेगा कौन? मुझे अब तक याद है तुमने कॉलेज कैंटीन में हंसते हुए अनुराधा को कहा था। अनुराधा ने तुम्हें मजाक में टपटते हुए कहा था, मुझे तुमसे कोई उम्मीद नहीं है, लिख तो तुम कभी नहीं पाओगे और पढ़ना भी तुम्हारे बूते के बाहर है। और तुमने कैसे झट से पेपर नैपकिन निकालकर उस पे अनुराधा का नाम लिखकर आगे बढ़ाते हुए कहा था, ये देखो किसने कहा कि मैं लिख नहीं सकता। फिर ज़ोर ज़ोर से तुमने 3-4 बार उसका नाम पढ़ा था और हंसते हुए कहा था, देखो पढ़ भी रहा हूँ। सब लोग ज़ोर ज़ोर से हंस दिए थे। अनुराधा ने बनावटी गुस्से से तुम्हारे हाथ से पेपर नैपकिन लेकर फाड़ दिया था और ज़ोर से बोली थी, मैं कविता लिखने की बात कर रही थी। लेकिन तुम तो हार मानने वालों लोगों में थे नहीं। तुमने तुरंत कहा था, जिस कागज़ को आपने पुर्जा पुर्जा कर दिया मैडम, मैंने उस पर अभी कविता ही लिखी, उसका सस्वर पाठ किया था, पर आपको मंजूर नहीं कि कोई आपके सामने कवि बन जाए। मैं आपको चुनौती की तरह लगा और आपने मेरे अरमान, मेरे शब्दों को तार तार कर दिया। अनुराधा चुप हो गई। उसे सूझा ही नहीं कि वह क्या करे। वह छिप गई थी। कॉलेज के दिनों में मैं अक्सर सोचा करती थी कि तुमसे कुछ सीखा जाए या नहीं, पर यह ज़रूर सीखना चाहिए कि ज़िंदगी कैसे बिताई जाती है। हम साइकिल पर कॉलेज आने वाली पीढ़ी से हैं, पर तुम्हें वह भी नसीब नहीं थी। पूरा साल तुमने एक जोड़े में काट दिया था। कोई सा भी अवसर हो, तुम हमेशा वह नीले लाल चौखाने वाली शर्ट और काली पैंट में ही दिखे। तुम्हारे पैरों में सस्ते सैंडल होते थे। मैंने तुम्हें कभी जूतों में नहीं देखा, पर मजाल कि कोई तुम्हारा मजाक बना दे या आर्थिक हालत के चलते अनदेखी कर दे। तुम्हें लग रहा होगा कि मैं ये कलाप क्यों कर रही हूँ, पर सच कहूँ कई बार तुम्हारी हाजिर जवाबी से डरकर ही मैंने तुमसे बात नहीं की। मैं बातचीत में वैसे भी कच्ची हूँ। ऊपर से तुम ऐसे तुर्की बतुर्की जवाब देते थे कि मुझे लगता था कि तुम्हारे सामने कभी टिक नहीं पाऊँगी। सिर्फ इसलिए कि तुम किसी को खिला नहीं सकते थे तो खा कैसे सकते हो। हम सब लोगों ने ज़िद की होगी तुम्हें कभी चाय पिला सकें। तुम कैंटीन में ना चाय पीते थे ना समोसा खाते थे। मुझे याद है एक बार क्लास में तुमने सबसे ज़्यादा होशियार समझे जाने वाले सुमित श्रीवास्तव के ज्ञान की धज्जियाँ बिखेर दी थी। तुमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के उस लेक्चर में जोशी सर का दिल जीत लिया था। सर ने खुद कहा था कि उन्होंने पहली बार इस उम्र में किसी लड़के का ऐसा ज्ञान देखा है। मुझे तो केमिस्ट्री में पास होने के लाले पड़ रहे थे और तुमने तो सर को चमत्कृत कर दिया था। लेकिन सुमित श्रीवास्तव की हार ने उसे और चिढ़ा दिया था। पिछले 6 महीने से उसे पढ़ाकू का जो झोला पहन रखा था वह तुमने अचानक नोच कर फेंक दिया था। हम सबको लगता था कि सुमित इस बात का बदला ज़रूर लेगा, लेकिन कैसे यह कोई नहीं सोच सकता था। सब जानते थे कि तुम्हें परेशान करना असंभव है। ना तुम दूसरों की बातों पर ध्यान देते थे, ना किसी बात पर खींचते थे। तुम खुद में गाफिल होते थे। मुझे लगता है कि मैंने पर्याप्त रूप से तुम्हें याद दिला दिया कि मैं कौन हूँ। मैं वही हूँ जिसे एक बार तुमने हंसते हुए कहा था, कुपोषण की शिकार। मैं वही हूँ जिसे एक बार तुमने कहा था, कुपोषण की शिकार। वैसे अब मैं काफ़ी तंदुरुस्त हो गई हूँ, इसलिए ज़रूरी है कि अब मैं सीधे मुद्दे पर आ जाऊँ। अब मैं एक स्कूल चलाती हूँ। सिर्फ 7 साल हुए हैं स्कूल को, पर हमारे स्कूल की साख बन गई है। इस साल पहली बार हमारे स्कूल का बैच 10वीं की परीक्षा देगा। तुम्हारे बारे में फेसबुक पर पढ़ती रहती हूँ। तुम्हें पढ़कर लगता है कि यदि तुम सरकारी अफसर न होते तो अच्छे मोटिवेशनल गुरु भी हो सकते थे।
तुम्हारी व्यस्तता जानने के बाद भी मैं अनुरोध कर रही हूँ कि एक बार मिलने का समय दो। तुमसे बहुत ज़रूरी काम है। इस चिट्ठी की शुरुआत में मैं कोई संबोधन नहीं लिखा है, लेकिन इसलिए नहीं कि समझ नहीं पा रही थी कि क्या लिखूं, बल्कि मुझे लगा कि प्रिय जैसे कुछ लिखने से अनौपचारिक हो जाएगा और मैं तुमसे कोई अनौपचारिकता नहीं चाहती। उम्मीद है कि तुम जवाब दोगे। सर्दी की दस्तक किसी बात से पता चल जाती है कि जब आप एक प्याला चाय पी चुके हों और दूसरे की तलब लगे और कंबल से बाहर निकलने को दिल न करे। मैंने हिसाब लगाया कि यदि मैं तुरंत उठकर तैयार होने नहीं गई तो कितनी भागम भाग मच जाएगी। हमारे स्कूल की 10वीं के बैच को लेकर हम सभी लोगों में ज़बरदस्त उत्साह था। सब इसी की तैयारी में लगे हुए थे, कैसे कोर्स बार बार दोहराया जाए। मैं पहली बार पेरेंट्स का दबाव महसूस कर रही थी। हर दिन किसी न किसी का फ़ोन आ जाता था, मैडम 10th है, ज़रा देखिएगा। माता पिता बच्चों से ज़्यादा तनाव में थे। मैं एक वर्कशॉप माता पिता के लिए भी की, पर मुझे उसका बहुत फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा था। तमाम कोशिशों के बाद भी ना माता पिता समझ रहे थे, ना बच्चे। 10वीं के बैच में एक अलग तरह का तनाव दिख रहा था, जबकि परीक्षा में पूरे 3 महीने थे। मैंने योजनाएं बहुत बनाई कि पूरे साल बच्चों को ऐसा माहौल देंगे कि परीक्षा का डर हावी ना हो। मैंने बेमन से कंबल बगल में सरकाया और ठंडे फर्श पर पैर रख दिया। इतनी देर से कंबल में दबे हुए गुनगुने पैर फर्श की ठंडक से कांप गए। मेरा पैर अंदाजे से स्लीपर खोजने लगा। मेरी नज़र अपने मोबाइल पर जमी थी। मैं बस मोबाइल की स्क्रीन से नज़र हटाने ही वाली थी कि एक व्हाट्सएप पे मैसेज चमका। नाम देखकर मेरा दिल उछलकर मुंह तक आ गया। मैंने पढ़ना शुरू किया। मैं तुम्हें खूब पहचान गया हूँ, और यदि नहीं भी पहचानता तो पता लगाना आसान नहीं है कि तुम वही हो जो नाक से आवाज़ निकाल कर मैडम से सप्लीमेंट पर सप्लीमेंट मांगती जाती थी। तुम्हारा 2 पन्नों का मैसेज पढ़कर दावे से कह सकता हूँ कि तुम परीक्षा में भी 10 पन्ने भरती रही होगी। खैर, मजाक कर रहा हूँ। आज शाम 7 बजे ICIC में मिलते हैं। मुझे तुम्हारी तरह कॉपी भरने का शौक़ नहीं था शुरू से ही, इसलिए बस इतना ही इंतज़ार करूँगा। प्रोग्राम में कोई भी चेंज हो तो बता देना। मैसेज पढ़कर मेरा मन एकदम हल्का हो गया। बस हल्का सा डर लगा कि उससे ये सब कैसे कहूँगी जो मैंने इतने दिनों से सोच रखा है। फिर मुझे याद आया कि उसने मुझे नाक से आवाज़ निकालने वाले कहा था। मुझे गुस्सा आया, पर ठीक है, शाम को हिसाब चुकता करते हैं। आप तो बिल्कुल नहीं बदले, लेकिन आप बदल गई हैं। क्यों बदल गई हूँ? वैसे ही तो हूँ। इतना बोल रही हो, कह रही हो नहीं बदले। कॉलेज में तो मैंने कभी तुम्हारी आवाज़ भी नहीं सुनी थी। ऐसे कैसे नहीं सुनी थी? सुबह आपने ही तो कहा मैं नाक से बोलती हूँ। मैंने थोड़ा बनावटी गुस्सा दिखाया। बदले में उसने ज़ोर से ठहाका लगा दिया। फिर जैसे खुद बोला, अच्छा हुआ ये बात तुमने अभी बाहर लॉन में कह दी, वरना अंदर तो ज़ोर से बोल भी नहीं सकते। ठहाका लगाना तो दूर की बात है। सम्राट क्लब में सब धीरे धीरे बात कर रहे थे। कभी कभी क्रॉकरी की आवाज़ें उस चुप्पी को तोड़ देती थीं। हॉल के बीच में एक टेबल खाली थी। उसने इशारा किया और मैं वहाँ चल पड़ी। बैठने के बाद मैंने पहली बार उसे गौर से देखा। आगे से बाल थोड़े कम हो गए थे, लेकिन पेट अब भी चुस्त सपाट। उसने कोट उतार कर कुर्सी के पीछे टांग दिया। उसकी बलिष्ठाएं शर्ट से झांक रही थी। मैं उसे देख रही थी कि उसने मेरी निगाह को पकड़ लिया। मेरी निगाह की चोरी पकड़ में आ गई तो मैं असहज हो गई। मैं फ़ौरन समझ गया और बोला, क्या खाओगे बताओ? मुझे तो बहुत भूख लगी है। मैं तय नहीं कर पा रही थी कि क्या कहूँ। तभी वह बोला, अगर डिनर तक रुक सकती हो तो मैं कुछ हल्का मंगा लेता हूँ, वरना दिल्ली वालों का फेवरेट छोले भटूरे मुझे सबसे अच्छा ऑप्शन लगता है। उसका सारा ध्यान खाने में था, जबकि मैं सोच रही थी कि जो मुझे कहना है उसे कहाँ से शुरू किया जाए। मैंने ऐसे सर हिलाया जैसे कहना चाह रही हूँ, छोले भटूरे ही अच्छा ऑप्शन है।
उसने 2 लोगों के हिसाब से कुछ ज़्यादा ही ऑर्डर कर दिया था। जब वह ऑर्डर देकर फ़ौरिंग हो गया तो मैंने अपने गले में आई ख़राश को साफ़ करने की कोशिश की। वह तुरंत समझ गया और बोला, ओह सॉरी, मैं भूल गया, तुम्हें मुझसे कुछ काम था, बताओ। मैंने उसके चेहरे पे निगाह टिकाई और कहा, मैं ये कहना चाह रही थी कि शब्द मेरे गले में अटक गए। वह गौर से मुझे देखता रहा। फिर मैंने हिम्मत बटोर कर कहा, तुम तो जानते हो कि 10वीं की परीक्षाएं आ रही हैं 2 महीने बाद। मैं स्कूल चलाती हूँ, तो मैं चाहती थी कि तुम एक बार हमारे स्कूल आओ और बच्चों को मोटिवेट करो। मैंने जल्दी से अपना वाक्य ख़त्म कर दिया। मोटिवेट और मैं? वह हंसा। मैं वो मोटिवेशनल गुरु नहीं हूँ यार। और फिर तुम्हें क्यों लगा कि मैं ये काम कर सकता हूँ? पर बात सिर्फ यह नहीं है, कुछ और है। बताओ, मुझसे वाकई क्या चाहती हो? संकोच मत करो, कहो। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे स्कूल में आकर सुमित श्रीवास्तव वाला एक किस्सा सुनाओ। मैंने बिना लाग लपेट के कह दिया। वह कुछ देर मुझे देखता रहा, फिर पूछा, इससे क्या होगा? ताकि मेरे स्टूडेंट को पता चल सके कि वे आत्मविश्वास से किसी भी स्थिति को जीत सकते हैं। तुम कैसे कह सकती हो कि वो मेरा आत्मविश्वास था? क्योंकि उस दिन तुमने जो किया उसे करने के लिए दम चाहिए। मुझे तुम्हारे बारे में सबसे ज़्यादा जो बात प्रभावित करती थी वह तुम्हारी कुछ न छुपाने की आदत थी। तुम कभी अपनी गरीबी को छुपाते नहीं थे, खुल्लम खुल्ला कहते थे, अभी चाय नाश्ते की मेरी जेब इजाज़त नहीं देती, जब देगी तो ज़रूर खिलाऊंगा और खाऊंगा भी। तुम्हें कभी ये बात बताने से डर क्यों नहीं लगता था कि तुम कच्चे बस्ती में रहते हो? तुम्हारे पापा किसी सरकारी दफ्तर में चपरासी हैं, तुम्हारा बड़ा भाई राज मज़दूर है, तुम्हारा बहनोई सब्ज़ी का ठेला लगाता है, और मैं रो में कहे जा रही थी, बिना ये सोचे कि वाक्य ठीक है या नहीं, सही जगह बोल रही हूँ या नहीं, यह बोलना ठीक है कि नहीं। वह थोड़ी देर चुप मुझे देखता रहा और जब बोला तो मुझे लगा जैसे उसकी आवाज़ बहुत दूर से आ रही हो। उसने चबा चबा कर कहना शुरू किया, प्रिया, ये सब तब अच्छा लगता था, पर अब एक पूरी पीढ़ी बदल गई है। तुम यकीन मानोगी, मेरे किस्से में मेरे बच्चों को ही दिलचस्पी नहीं है। मैं मेरे संघर्ष या हमेशा साफ कह देने की आदत को मूर्खता मानते हैं। उन्हें ख़राब लगता है जब उनके दादाजी का जिक्र आ जाता है। वे अपनी फूफा जी से बात करना नहीं चाहते। अब सब बदल गया है, कुछ भी वैसा नहीं रहा। ऐसी बातें किसी बच्चे को मोटिवेट कैसे कर सकते हैं? फिर इतने सालों से सरकारी नौकरी करते करते मुझे लगता है मैं अपना वास्तविक रूप खो चुका हूँ। वह चुप हो गया, पर मुस्कुरा रहा था। मैं मुस्कुराहट गवाह थी कि वह निराश नहीं हुआ है। वह बस बदलाव से थोड़ा खौफ महसूस कर रहा है। मैंने तुरुप का पत्ता फेंका। ठीक है, उन हालातों से निकलकर आईएएस बनने वाले अधिकारी के रूप में मत आओ। मेरे कॉलेज के दोस्त होने के नाते ही आ जाओ, प्लीज़ आ जाओ। तुम कहते थे ना, यदि जीवन में कुछ बन गया तो कॉलेज के साथी जहाँ पुकारेंगे वहाँ दौड़ा चला आऊँगा। यहाँ तो दौड़ना भी नहीं है, बस 1 घंटा ड्राइव करके आना है। वह फिक्स से हंस दिया। उसके चमकीले दांतों की चमक पूरे कमरे में बिखर गई। तय हुआ कि वह शुक्रवार को आएगा। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया। उसने बिल लाने को कहा। मैंने संकोच में अपना पर्स निकाला तो वह हंस पड़ा और कहा, अब बिल चुका सकता हूँ। स्कूल के ऑडिटोरियम में हर क्लास के बच्चे कतार से बैठे थे। उसने आते ही कहा, यह रंगोली तुमने तो नहीं बनाई होगी? मैंने इनकार में सर हिलाया तो उसने हंसकर कहा, तुम तो अमीना की तरह रंगोली बनाती थी, याद है? एक बार कॉलेज में बनाई थी तुमने, टेढ़ी मेढ़ी। उसकी बात सुनकर सब हंस दिए। ऐसा लग रहा था जैसे वह बरसों से यहाँ आता रहा है और सबसे परिचित है। सब उसके आत्मीय व्यवहार से मुक्त थे।
हॉल में उसकी गंभीर आवाज़ें गूंज रही थी। वह एक से एक शेर सुना रहा था और बच्चे तालियां पीट रहे थे। हम जब भी ऐसा कोई आयोजन करते थे तो बच्चों को टिका कर रखना मुश्किल होता था। यह बच्चे हिल भी नहीं रहे थे। वह बीच बीच में सवाल करता और पूछता कि गणित में नंबर आने के 5 नुकसान बताओ। यदि ऐसा प्रश्न आए तो क्या जवाब लिखना चाहेंगे? बच्चे एक से एक जवाब दे रहे थे। यदि पापा के पास मर्सिडीज़ ना होकर ऑल्टो गाड़ी हो तो साइंस में नंबर आएंगे या एवरेज? इस सवाल पर जैसे हॉल लोटपोट हो गया। फिर उसने कहना शुरू किया कि बच्चे अपनी पृष्ठभूमि को छिपाना चाहते हैं, इसलिए हर चीज़ छुपाते हैं। आखिरकार वह उस किस्से पर आया कि कैसे उसके क्लास के साथी ने एक कार्यक्रम रखा और जिसमें अपने परिवार के बारे में उसे जानकारी देनी थी। सभी ने सोचा उस दिन मैं नहीं आऊँगा या उस कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लूँगा, पर मैं सिर्फ पहुँचा बल्कि अपना पूरा परिवार लेके पहुँचा। मेरी माँ की फटी एड़ियाँ, मेरे भाई के अशुद्ध उच्चारण, मेरी बहन की साधारण साड़ी और मेरे पिता की चतुर्थ श्रेणी वाली खाकी वर्दी, कोई भी बात मेरे आड़े नहीं आई। मैंने अपने पिता की खूबियाँ ऐसे बताई कि किसी को ध्यान ही नहीं रहा कि वे पूछते मेरे पिता किस दफ्तर में चपरासी हैं। मेरे बहनोई शिक्षा को लेकर इतने सजग थे कि बहन की शादी के बाद बीए में एडमिशन दिला दिया। इस बात को मैंने इस ढंग से कहा कि लोग भूल गए कि उनका सब्जी का ठेला कहाँ लगता है। ये किस्से सुनाने का तरीका ही था जो मैं अपनी कॉपियों में उत्तर रटने की बजाय रोचक तरीके से लिखने लगा। उसकी आवाज़ गूंज रही थी, सब क्लास में फर्स्ट नहीं आ सकते, इसलिए सिर्फ मेहनत करनी चाहिए। जीवन बहुत बड़ा है, वर्तमान कैसे आंकता है ये बड़ी बात नहीं है, इतिहास आपको कैसे याद रखता है यह बड़ी बात है। मुझे नहीं पता कि 10वीं के बच्चों के छोटे से दिमाग पर इन बातों का कितना असर हुआ, पर जब स्टेज से उतरा तो बच्चे मधुमक्खियों की तरह उसके आसपास इकट्ठा हो गए। वह हंस रहा था, बच्चों की पीठ पर थोल जमा रहा था। मैंने सभी टीचरों को मना कर दिया कि कोई भी बच्चा पास ना जाए। बच्चे अभी भी सवाल कर रहे थे। ढेरों सवालों के बीच एक आवाज़ आई, सर अगर फेल हो जाएं तो क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो अपने दोस्तों रिश्तेदारों को बता देना चाहिए कि फ़ेल हो गए हैं, फिर दोबारा मेहनत करनी चाहिए। पास होने लायक नंबर लाकर बिंदास रहना कठिन नहीं है, कठिन तो मेरिट में आकर भी डरे रहना है कि कल क्या होगा। वह बाहर आ गया। चलते हुए उसने सिर्फ इतना कहा, जब मैं अपने माता पिता को उस दिन कॉलेज ले आया था तो मुझे लगा था मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया था, लेकिन तुमने इतने साल बाद इस घटना को याद रखा और माना कि ये बड़ा कदम था। यही मेरे लिए जीवन का सबसे बड़ा पुरस्कार है। तुम्हारे लिए एक और पुरस्कार मेरे पास है, मैंने कहा तो वह चौंका। सामने से एक दुबली पतली आकृति चली आ रही थी। आकृति ठीक उसके सामने आकर ठहर गई। उसने 2 मिनट गौर से देखा और चीखा, सुमित श्रीवास्तव। सुमित ने हामी में सिर हिलाया और कहा, इस स्कूल में केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ। उसने चिर परिचित ठहाका लगाया और कहा, अब बताओ, तुम्हारे यहाँ ऐसे ऐसे लोग केमिस्ट्री पढ़ाएंगे तो बच्चों का क्या होगा? हम तीनों हंस दिए। उसने हम दोनों के गले में अपनी बाहें डाल दी जैसे बरसों बाद अपना मिला हो। हम तीनों गले मिले तो लगा सारे शीश महल धुल गए हैं। धन्यवाद।